नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज रिपोर्ट, जिसमें हम लेते हैं हर बड़ी खबर की खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज रिपोर्ट। कांग्रेस का सियासी संकट अब भी बरकरार है। हालांकि अब हलचल थोड़ी क्लियर है और कम है। गहलोत और पायलट ग्रुप के नेताओं के मौन धारण कर लेने के बाद में हो सकता है कि यह शांति तूफान का संकेत हो, पर पूरे दिन भर काफी कुछ घटा है। देखें इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राजस्थान में कांग्रेस के 80 से ज्यादा विधायक बगावती तेवर दिखा चुके हैं। बगावती तेवर दिखाने वाले सभी विधायक सीएम अशोक गहलोत को सीएम बनाए रखना चाहते हैं। साथ ही उनकी मांग है कि गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जाए। राजस्थान में विधायकों से मिलने गए पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है, जिसमें अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत से लगातार बात कर उन्हें राजी करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ गहलोत अभी तक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। मेरी अशोक गहलोत जी से बात हुई। ये वहाँ गए थे 2 पर्यवेक्षक, ये अशोक गहलोत जी ने, पर 4-5 लोगों ने जो व्यवहार किया वो सही नहीं था। उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने की स्थिति में प्लान बी पर भी विचार किया जा रहा है। प्लान बी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जिन नामों पर विचार हो रहा है, उसमें मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नाम शामिल हैं। तो आपने देखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में अब कुछ और चेहरे और नाम ज्यादा हाईलाइट हैं। दिग्विजय सिंह का नाम इसमें शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मची खींचतान पर और दिग्विजय सिंह के नाम पर चुटकी लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदारों की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। आलाकमान ने दिग्गी को दिल्ली तलब किया है। खबर है कि वो गुरुवार को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल वो केरल में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हैं। दूसरी तरफ कमलनाथ ने खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने से इनकार किया है और एमपी पर ही फोकस करने की बात कही है। मैंने पहले कहा था, मैं दिल्ली गया था, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मचे घमासान को लेकर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। अभी अध्यक्ष बनते हैं, सब बागी अध्यक्ष हो जाते हैं, सब बगावत करने लगते हैं। आज आप कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगाओ कि कोई अध्यक्ष बनने पर ही राजी नहीं है। अब किसी नौसखिए को बना दें तो ही काम चल सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस गुरुवार को खत्म हो जाएगा। तब तक तो सियासी अटकलें ही लगाई जा रही हैं। तो जो हालात हैं, जो परिस्थितियां, इसमें कांग्रेस का सियासी संकट टला नहीं है। सवाल ये कि कांग्रेस में अंदर खाने चल क्या रहा है। चलिए जरा इसको भी डिकोड कर लें। जो हमने आपको 2 रिपोर्ट्स दिखाई, इसमें क्लियर है कि राजस्थान में कांग्रेस के 80 से ज्यादा विधायक बगावती तेवर दिखा चुके हैं और इसके बाद राजस्थान में विधायकों से मिलने गए पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट बनाकर अशोक गहलोत को इस पर क्लीन चिट दी। यानी कहना है कि यह उन विधायकों का अपना व्यवहार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक है। सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत से लगातार बातचीत कर रहा है, उनको राजी करने की कोशिश कर रहा है। इधर दूसरी तरफ गहलोत अभी तक अपनी जिद के ऊपर अड़े हैं। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने की स्थिति में प्लान बी पर विचार हो चुका है। प्लान बी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जिन नामों पर विचार कर रही है, उसमें मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जैसे नाम हैं। हालांकि नेता अपनी अपनी तरफ से इस पर सफाई भी दे रहे हैं और अपनी बात भी कह रहे हैं। जैसे आपने कमलनाथ को सुना, वो कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। इस स्थिति में बाकी 2 विकल्पों की ज्यादा चर्चा है। आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की सियासत में शराबबंदी और खराब सड़कों का मुद्दा उठा, सुर्खियों में छाया रहा। बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम रमन सिंह ने मोर्चा संभाला।
छत्तीसगढ़ में हर दिन पूर्व सीएम और मौजूदा मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग देखने को मिलती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी महिला मोर्चा के नेता कार्यकर्ता शराबबंदी के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पर आज भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन उसके पहले रमन सिंह से पूछ ले तो शराबबंदी क्यों नहीं की है। दूसरे प्रदेश महिला मोर्चा, उसके बारे में भी स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी भी बुलाए ताकि वो लोग भी इसमें धरना में भाग ले। वहीं 2 दिन पहले बीजेपी की राज्यसभा सांसद ने छत्तीसगढ़ की खराब सड़कों को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने खराब सड़कों के लिए रमन सिंह को जिम्मेदार बताया था, जिस पर आज रमन सिंह ने भूपेश बघेल को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। 4 साल से मुख्यमंत्री वो बने बैठे हैं और 4 साल बाद बोल रहे हैं कि मुझे विधानसभा में जवाब देना पड़ेगा। डॉक्टर रमन जवाब दे कि सड़क क्यों खराब है। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और दोनों ही पार्टियों के कमान छत्तीसगढ़ में वो चेहरे हैं जिसमें एक प्रदेश के मुखिया हैं तो दूसरे के पास 1 दशक से ज्यादा वक्त तक प्रदेश की कमान रही है। तो ये खबर आपने देख ली। अब जरा इन मुद्दों के पीछे और इससे जुड़ी राजनीति को, रणनीति को भी हम डिकोड कर दें। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया कि सत्ता जाने के बाद रमन सिंह झूठ बोल रहे हैं। रमन सिंह ने कहा कि 60,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, जबकि प्रदेश में सड़क की लंबाई 32,000 किलोमीटर ही है। दरअसल सड़क को लेकर बीजेपी ने भूपेश सरकार के ऊपर हमला बोला था। सोशल मीडिया पर खराब सड़क का वीडियो वायरल हुआ, जिसका जवाब कांग्रेस को देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जमाना सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया के जरिए परसेप्शन सेट करने का है। इसलिए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब का कांग्रेस और बीजेपी दोनों जमकर इस्तेमाल करते हैं, किसी बात को खाली नहीं छोड़ते। सड़क और शराब इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासत के बड़े हॉट टॉपिक बने। इसके पहले भी हम आपको इसकी वजह बता चुके हैं कि ये दोनों मुद्दे सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं, एक बड़े वर्ग से जुड़े हैं। इसीलिए इसके ऊपर रणनीति या इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने वाला नहीं। चलिए अब जरा एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने अस्थायी कार्यालय में दशहरे तक काम शुरू कर देगी और इसके लिए नए अस्थायी परिसर में जोर शोर से काम जारी है। इसके खर्च के ऊपर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पुराने मुख्यालय को तोड़कर दिल्ली की तर्ज पर नई हाईटेक बिल्डिंग बनाने जा रही है। इसके लिए कार्यालय को पुराने आरटीओ परिसर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसी अस्थायी कार्यालय में बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी, इसलिए इस दफ्तर को बड़ी बैठकों के माकूल भी बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, दफ्तर में वो तमाम सुविधाएं रहेंगी जिनकी जरूरत चुनाव में पड़ेगी। इस परिसर में नवनिर्माण किया जाएगा और तब तक अस्थायी परिसर में हम शिफ्ट होंगे। समय काल परिस्थिति के हिसाब से जिस प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है उतनी व्यवस्था तो हम करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने प्रदेश कार्यालय का वास्तु दोष सुधारने में जुटी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आर्किटेक्ट के साथ दफ्तर का जायजा लिया। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के अस्थायी दफ्तर को लेकर सवाल उठा रही है। जाना तो खाली था ही, कर्ज ले लेकर मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। उसके बावजूद यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है तो ये जनता का ही पैसा है। जाहिर है चुनाव के वक्त पार्टी कार्यालय वार रूम में बदल जाते हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने दफ्तरों को दुरुस्त बनाने में जुटी है। तो भले ही आप विरोधियों को घेरें, लेकिन कोई ऑफिस के वास्तु दोष को खत्म करने के नाम पर कवायद कर रहा है तो कहीं ऑफिस का रेनोवेशन हो रहा है। आखिर क्या वजह है इनकी, जरा इस बात को भी समझ लें। पहले बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं, वास्तु को समझते हैं। वास्तु दोष होने का मतलब ये कि वो मानते हैं कि घर में, दफ्तर में सकारात्मक ऊर्जा के बजाय नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी है, उन्नति नहीं होती, मनवांछित फल नहीं मिलते, शांति का वातावरण नहीं रहता, आपकी लक्ष्य प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। कुछ लोगों का इस धारणा में विश्वास होता है, कुछ लोग इसे अंधविश्वास के नाम से भी कहते हैं, पुकारते हैं। बहरहाल कमलनाथ कांग्रेस भवन के वास्तु दोष को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हर तरह से कोई चूक नहीं चाहती, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अब बात भारतीय जनता पार्टी के नए दफ्तर की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि आप आधुनिक स्वरूप देना चाहते, क्योंकि आपका यह आगे वॉर रूम होगा। चुनाव नजदीक है, बीजेपी कांग्रेस की तरह अपने दफ्तर को पूरी तरीके से आधुनिक और नई टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहती है। रही बात खर्च की, तो बीजेपी के नेता इतने समझदार हैं कि वो नंबर 1
कमाई जिसको हम कहते हैं उससे दफ्तर बनाएंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों दल अपने अपने दफ्तरों को चुनाव से पहले ठीक करना, तैयार करना, प्रिपेयर करना चाहते हैं या इक्विप्ड करना चाहते हैं। चलिए अब देखेंगे किस वॉर रूम की स्ट्रेटेजी कितनी जमीन के ऊपर कारगर रहती। भारतीय जनता पार्टी के नेता भले ही दावे कर लें कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की फिक्र करती है, लेकिन प्रदेश में करीब 1 दर्जन संस्थाओं में अटकी सियासी नियुक्तियों पर अब भी नेता कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। एमपी में सियासी नियुक्तियों की राह देख रहे बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं का इंतजार लंबा खिंच गया है। पहली बार ऐसा हुआ जब बीते 2.5 साल से विधानसभा उपाध्यक्ष तक का पद नहीं भरा गया। निगम, मंडलों, प्राधिकरण और समितियों में भी नियुक्तियां बाकी हैं। वैसे बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधते हुए राजनीतिक नियुक्तियां करेगी। जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष अधिकार का, तो मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को या व्यक्ति को निगम मंडल दायित्व देना, किसको देना, ये निर्धारण संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ छलावे का आरोप लगा रही है। 18 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। क्या कारण है कि कार्यकर्ताओं से कार्य तो बहुत लिया जाता है पर उन्हें निगम मंडल के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है? दरअसल नियुक्तियों के मामले में बीजेपी में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। नियुक्तियों के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी और निराशा उपजेगी, जिसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। तो एमपी में नियुक्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा उन्हीं के खेमे के नेता कहते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, जरा इसको भी समझ लें, डिकोड करते हैं। हर सरकार के सामने समितियों, प्राधिकरणों में या प्रकोष्ठों में होने वाली नियुक्तियां एक तरह के हम कह सकते हैं जिम्मेदारी के साथ से दर्द भी रही हैं। हमेशा स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली रही है। एमपी एक बड़ा स्टेट है, लंबे समय तक पार्टी की सरकार है, जहां जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान रखना, साधना बेहद जरूरी है ताकि इसका फायदा चुनाव में हो और इससे ज्यादा कोई नुकसान ना हो। लेकिन एक पक्ष यह भी है कि प्राधिकरणों में नियुक्तियां ना होने से समितियों और प्राधिकरणों के कामकाज में फर्क पड़ना बहुत हद तक लाजमी है। उम्मीद ये करते हैं कि सरकार प्राधिकरणों में जल्द से जल्द नियुक्तियां करे ताकि जनता के काम या प्रोग्रेस के काम इसमें ना रोकें। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बाधा, एक बहुत बड़ी दिक्कत दरअसल नए खेमे या सिंधिया खेमे के एंट्री के बाद, शामिल होने के बाद भी दिखी। अब आज की सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर पूरे देश के लिए, खबर पीएफआई से संबंधित, जिस पर केंद्र सरकार ने 5 साल तक का बैन लगा दिया। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। खबर देखें। पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सरकार के इस निर्णय पर कई नेताओं ने समर्थन जताया है। जो वास्तव में देश के लिए घातक था, समाज के लिए घातक था, और उस पर प्रतिबंध लगाए, स्वागत योग्य कदम। वहीं केरल के कांग्रेस सांसद सुरेश ने कहा है कि आरएसएस पर भी पीएफआई की तरह बैन लगना चाहिए। इसके साथ ही पीएफआई पर बैन पर देरी करने पर कमलनाथ ने सवाल उठाए। अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? आपको बता दें कि केंद्र सरकार यूएपीए के तहत पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा रही है। ये कदम एजेंसियों की जांच के बाद उठाया जा रहा है। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। आपको याद होगा, हमने कल ही इस न्यूज डिकोड में अपने इसी मंच के ऊपर आपको बता दिया था कि पीएफआई के पाप का घड़ा फूट चुका है। जल्दी ही इसके ऊपर बैन लग सकता है और ऐसा ही हुआ कुछ घंटों के भीतर। आखिर ये बैन क्या असर दिखाता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, अब तक देश में किन किन संगठनों पर बैन लग चुका है, जरा इस बात को डिकोड कर लें। केंद्रीय गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक अनलॉफुल एक्टिविटीज 1967 के सेक्शन 35 के तहत कई संगठनों पर बैन लगाया गया है, जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जम्मू एंड कश्मीर इस्लामिक फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनिस्ट के प्रमुख हैं,
ये ऐसे संगठन रहे हैं जिनकी गतिविधियां अनलॉफुल मानते हुए, संदिग्ध मानते हुए, राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली मानते हुए उन पर बैन लगा। सरकार ने करीब 40 संगठनों को बैन अब तक किया। किसी संगठन के देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के साक्ष्यों के आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध लगाने के बाद संगठन की संपत्ति को अटैच कर दिया जाता है, साथ ही बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाता है। और पीएफआई के जिस तरह के अब तक कृत्य रहे हैं, इसमें बहुत हद तक मुमकिन था, दिखा है, छापों में पता चला है कि ये ऐसी कई गतिविधियां संचालित कर रहे थे और इनका अपना एक एजेंडा था 2047 को लेकर। अब खबर कश्मीर के कुलगाम से है। इस खबर को सुनकर आपको भारतीय सेना के जवानों के सहृदयता का पता चलेगा। इस खबर से एक बात का सबूत भी मिलता है कि भारतीय सेना में मानवीयता कूट कूट कर भरी। स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो कॉल आर्मी के जवान और आतंकी के बीच एनकाउंटर से ठीक पहले हुई बातचीत का है। इस दौरान आर्मी के जवान ने आतंकी को कॉल कर सरेंडर के लिए समझाया था, लेकिन आतंकी ने सरेंडर नहीं किया। चलिए आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। असल में कश्मीर में कुलगाम जिले के अहवातों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। एनकाउंटर से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आर्मी के एक जवान ने आतंकी को सरेंडर करने के लिए कहा है। वहीं आतंकी कह रहा है कि वो इंडियन आर्मी की बहुत इज्जत करता है। उसने कहा कि मैं मौत के बहुत करीब हूं और सरेंडर के लिए नहीं माना। इसके कुछ देर बाद आतंकी एनकाउंटर में मारा गया। आतंकी की पहचान कुलगाम के रहने वाले मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई है। वहीं एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों में से एक विदेशी आतंकी भी था। अब खबर अपने देश की सीमा के बाहर सऊदी अरब से एक बड़ा बदलाव वहां हुआ। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री बना दिया गया। एक रिपोर्ट जिसकी सारी दुनिया में चर्चा है, इस पर देखिए। ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, जिन्हें सऊदी अरब का प्रधानमंत्री बनाया गया है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री बनाया। MBS वैसे तो डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन किंग सलमान की खराब सेहत के चलते वो कई साल से सऊदी की अघोषित शासक है। MBS की राजनीति में एंट्री साल 2015 में डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर हुई थी। MBS 2016 से ही देश के महत्वपूर्ण फैसले लेते रहे। MBS ने 2018 में महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दिया। अब उन्हें वोटिंग राइट्स भी दे दिए गए हैं। MBS पर एक व्यक्ति की हत्या का भी आरोप था। मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले साल एक खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा था कि MBS ने ही जमाल के खिलाफ ऑपरेशन को मंजूरी दी थी, लेकिन उनके इस दावे को सऊदी अरब के अधिकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया था। कहने का अर्थ ये कि MBS के हाथों अब सऊदी अरब की कमान ऑफिशियली है। इसका सीधा अरब स्प्रिंग है, यानी कि सऊदी अरब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। जैसा आपने इस रिपोर्ट में भी देखा, MBS के हाथों में कमान क्यों सौंपी गई और इसके क्या आगे जाकर प्रभाव हो सकते हैं, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। 86 साल के किंग सलमान 2015 में शासक बने, लेकिन इसके पहले करीब 2.5 साल तक उन्हें प्रिंस सलमान की तरह क्राउन प्रिंस के तौर पर काम करना पड़ा। उनकी सेहत पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं। इसके बाद से MBS के प्रधानमंत्री बनने की अटकलें लगाई जाने लगी। किंग को इस साल 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ा था। हाल ही में मई में उन्हें 1 सप्ताह तक अस्पताल में एडमिट किया गया। MBS साल 2016 से देश के महत्वपूर्ण फैसले करते आए हैं। उनके फैसलों से यह बात स्पष्ट हो गई कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सऊदी की तस्वीर को पूरी तरह बदलना चाहते हैं। MBS ने अप्रैल 2016 में विजन 2030 की शुरुआत की थी। विजन 2030 का पहला मकसद यही है कि सऊदी अरब को ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी यानी पूरी तरह से जो केवल तेल आधारित इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, इससे अलग करें, उबारें और टूरिज्म हब के तौर के ऊपर भी दुनिया के सामने पेश कर सकें। अब जो और जिस तरह के कदम वे उठा रहे हैं, उससे एक बात क्लियर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है कि अपनी छवि परिवर्तन के दौर को और आधिकारिक और तेजी से वो आगे बढ़ाएंगे। इसका उनके मुल्क को और खास तौर पर उनकी वजह से आस पड़ोस के मुल्कों को कुछ फायदा हो सकता है। आज की न्यूज डिकोड में इतना ही।
साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिस तरह उत्सवों का माहौल है, बीमारियों से अपने परिवार को बचाकर रखें, सतर्कता रखें, सावधानी रखें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दें। नमस्कार, शुभ रात्रि।